मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो और आपने पिछली कक्षा में हमने जो जो बातें बताई, जो जो बातें पढ़ाई, वो सब आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, है ना मेरे बच्चों? आप सबने किताब अच्छी तरह पढ़ी होगी। हर बार आप किताब को 2 या 3 बार अकेले में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? उससे हमारी काफी सारी बातें हमें जो है क्लियर हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, हमने पिछले कक्षा में किसके बारे में बात किया? जी हाँ, परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और वर्तमान में विज्ञान की देन। तो हमने ये देखा कि विज्ञान ने हमारे जीवन को काफी बदल दिया है। हमने देखा ना बच्चों कि विज्ञान ने हमारे जीवन में क्या काफी परिवर्तन कर दिया है। और जब विज्ञान ने मनुष्य के जीवन में काफी परिवर्तन किया, उसी के साथ क्या हुआ? विज्ञान का दुरुपयोग होने लगा, है ना? हमारे हमारे देश में या हमारे इस दुनिया में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि हम लोग हर चीज पर विज्ञान पर क्या है, निर्भर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? विज्ञान ने हमारे पूरे दुनिया में काफी, हम लोगों ने जितना ज्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा क्या होने लग पड़ा? दुरुपयोग भी होने लग पड़ा, जिससे कि काफी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, तो सभी पहले आप अपना पृष्ठ नंबर 5 निकालिए, 5। और उसमें हम देखेंगे कि विज्ञान की वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है बच्चों, विज्ञान ने हमारे जीवन में क्या क्या समस्याओं को क्या किया, समस्याओं उत्पन्न हुई। तो आप देखेंगे कि विज्ञान ने हमारे जीवन में किस तरह से हमारे जीवन में क्या किया, समस्याएं लेकर आए, है ना? तो हम लोग देखते हैं। आप सब लोग क्या कीजिए, आप सभी अपना पाठ, अपना पेज नंबर 5 निकालिए, जिसमें आप देख रहे हो कि विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। देख रहे हो ना बच्चों, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। तो हम ये देखते हैं कि विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। आपको पता है ना, पहले हमारा जीवन कैसे हुआ करता था और अभी हमारे जीवन में कितना बदलाव आया। तो काफी बातें जो असंभव थी, पहले हमारे लिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग हवाई जहाज सबका निर्माण करेंगे, हम लोग आकाश में उड़ सकते हैं, है ना? हमने रामायण में पढ़ा होगा क्या कि पुष्पक विमान आदि के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम भी इस तरह के आविष्कार कर सकते हैं। तो असंभव अभी क्या हुआ? हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, सबका आविष्कार हुआ। तो असंभव लगने वाली बातों को भी विज्ञान ने क्या कर दिखाया? विज्ञान ने संभव कर दिखाया। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो। आप अपने बारे में सोचिए, आपके घर के बारे में सोचिए, या फिर आपके आसपास के जो पर्यावरण है उसके बारे में सोचिए कि विज्ञान ने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसको प्रभावित नहीं किया। ठीक है, और विज्ञान से क्या हुआ? विज्ञान से मनुष्य को क्या मिला मेरे बच्चों? विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई है, ठीक है, हमें बहुत सुविधाएं प्राप्त हुई है। हम घर बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। अगर पहले आपकी मम्मी सिलपट्टे पर पीसती थी, अभी मिक्सी का एक बटन चलाते ही क्या हो गया, सब पीस कर तैयार हो गया, है ना? इसी तरह हम लोग सब कुछ इंटरनेट में कुछ भी आप जानकारी प्राप्त करने हो, आपने एक उंगली दबाई, आपको सब चीजों की जानकारी मिल गए। पहले हम लोग क्या करते थे? पुस्तकालयों में जाते थे, इधर उधर खोज करते थे, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो हमें हर जगह ढूंढना पड़ता था। लेकिन अभी विज्ञान की वजह से हमें इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई है कि हम लोगों को सब कुछ आसान हो गया है। लेकिन उससे क्या हुआ? जितना हमें सुविधाएं प्राप्त हुई, वही उसके दुरुपयोग से, ठीक है बच्चों, वही उसके दुरुपयोग से, असमयित उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो देख रहे हो बच्चों, जिस तरह से हमने
विज्ञान की वजह से क्या हुआ, विज्ञान को हमने सही रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश किया, लेकिन हमने विज्ञान का उपयोग इतना बढ़ा दिया है कि जिस वजह से क्या शुरू हो गया, काफी हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गए। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि विज्ञान ने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न की है। ठीक है बच्चों, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपने किताब में देखिए, सब लोग जरा अंडरलाइन कर दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप क्या हुआ, यातायात। हमने यातायात की बात किया ना बच्चों, कि यातायात के क्षेत्र में काफी विज्ञान ने क्या किया है, काफी उद्यम मचा दिया है। हर तरफ हम लोग पैदल से लेकर अभी हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए हैं, है ना। हम लोग यहाँ तक कि स्पेस में, अंतरिक्ष में भी जाने लगे हैं। वो सब किसकी वजह से हुए, यातायात, है ना। हमने यातायात साधनों में इतनी वृद्धि कर लिया है। तो विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में, आपको पता है ना, अब गाड़ी सब चलने के लिए क्या डालना पड़ता है, उसमें पेट्रोल, डीजल आदि डालना पड़ता है। तो क्या हुआ कि डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण क्या हुआ हमारे पर्यावरण, आपको पता है ना, आप अगर सड़क में कहीं निकल जाओ, इतनी धुआं होती है कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देता, है ना। अगर आप सफेद कपड़े पहन के घर से निकलते हो, जब शाम को आप वापस आते हो तो क्या हालत होती है आपके कपड़ों की, एकदम रंग ही बदला होता है, फीका हो चुका होता है ना। तो ये सब किसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से। तो विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में, तो सबसे पहले आप अपने इसमें लिखिए कौन से क्षेत्र में बदलाव आया है बच्चों, सभी सिर्फ इतना लिख दीजिए, यातायात। अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए यातायात। ठीक है, यातायात के क्षेत्र में सभी लिख दीजिए। या अगर अभी आपको लिखने में कोई परेशानी है तो एक रेखा खींच दीजिए। यातायात के क्षेत्र में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यातायात के क्षेत्र में क्या हुआ, विज्ञान की वजह से, या हम लोगों ने विज्ञान की वजह से काफी क्या हासिल कर लिया है, काफी हमने काफी आत्मनिर्भर हो चुके हैं हम लोग। हर तरह के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, विज्ञान की वजह से हम लोग हर तरफ से अपनी, हर तरफ से हमने काफी विज्ञान का उपयोग की वजह से क्या कर रखा है, हमने हमने गाड़ियों का काफी आविष्कार किया। लेकिन इससे क्या हुआ बच्चों, इससे हमारे यातायात वजह से क्या है, ये देख रहे हो, प्रदूषण देख रहे हो आप हर तरफ। हम लोग जितने गाड़ियां चलाएंगे उसमें हम लोगों को पेट्रोल, डीजल सब डालना पड़ता है, और वाहनों की वृद्धि के कारण आप देख रहे हो ना, पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है, असंतुलित और प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, विज्ञान के दुरुपयोग के बारे में। ठीक है, हमने विज्ञान के वरदान के बारे में काफी बात कर लिया। अब उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हमने यातायात का क्षेत्र लिया है। और यातायात के क्षेत्र में मेरे बच्चों आपने क्या देखा कि गाड़ियों की वजह से, वाहनों की वजह से काफी, वाहनों में काफी वृद्धि हुई। आजकल ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर एक भी वाहन ना हो, है ना। पहला ऐसा नहीं था, पहले हम लोग कई जगहों पर या तो एक स्कूटर हुआ करता था घरों में, नहीं तो हम लोग साइकिलों से जाते थे, है ना। तब सब क्या था, इतना प्रदूषण नहीं था। लेकिन अभी इतने वाहनों में वृद्धि हुई कि पूरा पर्यावरण असंतुलित हो गया, और जिसकी वजह से हमारा पूरा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो वाहनों के बारे में आप सिर्फ इतना ही समझिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, डीजल और पेट्रोल की वृद्धि की वजह से हमें क्या क्या मिला, हमें उससे क्या हुआ कि वाहनों में प्रदूषण होने की वजह से हमें क्या हुआ बच्चों, हमारे जीवन में काफी बदलाव आए, या हमारे वातावरण प्रदूषित हो गया। अब सब बच्चे अगला देखिए, अगला क्या है, रासायनिक उर्वरों। ठीक है, उर्वरकों, तो वो क्या है, फर्टिलाइजर, जो हम लोग पहले क्या करते थे, गोबर आदि के परंपरागत तरीके के खादों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन तब खेतों में इतनी वृद्धि नहीं होती थी, है ना, क्योंकि हम लोग परंपरागत तरीके से, लेकिन वो सब क्या था, काफी
अच्छी तरीके की फसल हमें मिलती थी, और जो भी फसल मिलता था उसमें कुछ भी क्या नहीं था, जहर नहीं था। आजकल जब आप सब्जियां सब आपकी मम्मी बाजार से लेकर आती है, तो आप देखते होंगे कि वो लोग अच्छी तरह धोते हैं, नमक के पानी में डाल के रखते हैं, हल्दी के पानी में डाल के रखते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल काफी रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का, देख रहे हो, कीटनाशक, क्योंकि हमारे फसल में जैसे कीड़े आते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सब कुछ सारे फसलें जो है किसके लिए, व्यापार के लिए बना रहे हैं, है ना। इसीलिए बोलते हैं घर में हम लोगों को अपना एक आंगन लगाना चाहिए, जिसमें हम लोगों को सबकी खेती करनी चाहिए, है ना बच्चों। तो हम लोग तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते, घर के जो बने होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से क्या हुआ, कृषि उत्पादन में क्या हुआ बच्चों, कृषि के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। हमें पता है हरित क्रांति सब आया है, ठीक है, हम लोग 7th में भी, 7वीं कक्षा में भी इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो हमारी कृषि के उत्पादनों में काफी वृद्धि हुई, परंतु ये हमारे लिए एक वरदान है कि हमारी कृषि के उपज में वृद्धि हुई। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण, यानी हमारी मिट्टी प्रदूषित होती गई, एवं जल प्रदूषण का संकट क्या आया हमारे जीवन में, जल प्रदूषण के संकट में उत्पादन हुआ, है ना, उत्पन्न हो गया, जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया। और क्या हुआ, नदियां हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मैल सब कुछ है सब नदियों में बहा देते हैं, जिससे कि नदियां प्रदूषित होती जा रही है। और किसानों का मित्र किसे कहते हैं, केचुआ, ठीक है, हम लोग किसे कहते हैं बच्चों, किसानों का मित्र हम लोग केचुए को कहते हैं। और जो किसानों का जो मित्र कहते हैं केचुए को, वो लोग क्या हो गए, उन सबके इसमें हम लोगों ने ये देखा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से सबकी संख्या घटती गई। देखिए ये खेत है, और खेत में क्या हो रहा है, हम लोग रासायनिक में कीड़े ना लगे, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीटनाशक दवाइयां है, ये बहुत ही खतरनाक होती है। देखिए जो जो कीटनाशक दवाइयां छिड़क रहे हैं, उन्होंने भी क्या कर रखा है, अपने मुंह को पूरा ढक रखा है ना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होती है ये। तो उन सब के उपयोग से क्या हुआ कि कृषि में तो वृद्धि हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पर मृदा प्रदूषण, ठीक है, मिट्टी की भी उपजाऊता क्या हो गया, कम होती गई। क्योंकि एक बार हम मिट्टी को अच्छे से उपजाऊ करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अगर उसमें खाद डाल रहे हैं तो अगले साल भी हम लोग अच्छी तरह फसल लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग व्यापार के लिए फसलों का उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए कीटनाशक दवाइयों सबके वजह से क्या हुआ कि मृदा प्रदूषण, क्या हुआ बच्चों, मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण। तो आप लोग अपने नोटबुक में पहले ये लिख दीजिए, रासायनिक उर्वरकों, नहीं तो अभी एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है, रासायनिक, सभी लिख दीजिए, समय है तो अभी लिखिए, रासायनिक उर्वरकों, ठीक है, सभी लिखिए। इस वजह से सिर्फ आप इतने बातें याद रखिए कि इस वजह से क्या हुआ कि कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे, जिससे कि कृषि में वृद्धि हुई, कृषि के उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन इसके ज्यादा अनुचित इस्तेमाल से, मतलब हम लोग इतना ज्यादा छिड़क रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण, ठीक है, किसमें प्रदूषण हो रहा है बच्चों, मृदा में, मृदा यानी क्या है, मिट्टी, है ना, मृदा में क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो मृदा में प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और कौन सा प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण है बच्चों, जल में भी क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है ना। सभी लिख दीजिए, नहीं तो आप घर में जाकर जब पढ़ोगे तो ये पॉइंट्स को जरा याद रखिए। तो उससे क्या हुआ कि नदियां प्रदूषित होती जा रही है, और किसानों के मित्र कहे जाना, आप सबने केंचुओं को देख रखा है, कभी आप देखोगे कि आप अपने घरों में जब जाते हो या कहीं से मिट्टी जब खोदते हो, तो आप क्या देखोगे कि उसमें एक तरह का केंचुआ यानी सांप जैसा लगता है। ये देखिए क्या है, ये केंचुआ है, ये सांप की तरह लग रहा है ना, केंचुआ। मिट्टी में कौन रहता है, मिट्टी में केंचुआ रहता है।
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से मृदा प्रदूषित हो गई। तो और क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जैसे किसानों के जो मित्र कहा जाता है, किसानों को मित्र से कहा जाता है केचुए को। केचुए को क्यों कहा जाता है बच्चों किसानों के मित्र? क्योंकि जब केचुए खेतों में रहते हैं तो वहां की मिट्टी वो लोग क्या करते हैं, खोदते रहते हैं। ठीक है, मिट्टी को क्या करते हैं वो लोग खोदते हैं, जिसमें उसमें हवा की संचार होती है। मिट्टी में किसका संचार होता है? हवा का संचार होता है। और फिर क्या होता है उससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काफी मदद मिलती है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है केचुओं की खोदने की वजह से। और क्योंकि वो लोग जब खोदते हैं तो उसमें वायु संचार होता है मिट्टी में, और उसकी वजह से हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंच सकता है, और ये मिट्टी को नरम बनाती है। ठीक है, तो केचुआ, केचुआ कौन है? किसानों का सच्चा मित्र। और जो केचुआ किसानों का सच्चा मित्र कहा जाता है, उनके इसमें भी क्या हुआ, कमी हो गई, क्योंकि इतने बुरी तरह से हम लोग कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल खेतों में कर रहे हैं कि केचुआ सब वहां पर क्या है, वहां पर पल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो लोग वहां पर जीवित रहने में उन्हें मुश्किल है। तो केचुआ, सांप आदि की संख्या भी घटती चली गई। तो मेरे बच्चों, आप आज हमने दो बातें बताई। एक तो किस बारे में बताई कि विज्ञान की वजह से काफी क्या हुआ, समस्याएं भी उत्पन्न हुई। और जिससे पहला हमने क्या देखा कि पेट्रोल वाहनों की से वायु प्रदूषित हुआ, है ना। और जिसके रूप में आपको पता है ना, काफी जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सबसे धुआं उत्पन्न होती है, हमने पहला चित्र में देखा। और इससे क्या हुआ कि हमारा वातावरण क्या हुआ, असंतुलित और प्रदूषित हो गई। और दूसरी बात हमने ये देखा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से क्या हुआ मेरे बच्चों कि हमारे खेत की मिट्टी सब संकट में आ गए, है ना। हमने देखा कि मृदा प्रदूषण शुरू हो गया, जल प्रदूषण शुरू हो गया। और किसानों का मित्र कहे जाने वाला केचुआ, केचुआ क्यों कहते हैं हम लोग किसानों के मित्र? क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है ना। तो उन सबकी, केचुआ, सांप सबकी संख्या घटती चली गई। तो मेरे बच्चों, आज हमने दो ही पॉइंट डिस्कस किया है, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि हम लोग आज एक छोटा सा एग्जाम रखेंगे आपका, जिसमें कि हम लोग आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और जब हम 10 प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था ना क्या करना है। आप लोग कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ क्या करोगे, आप अपने नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, नोटबुक में जो सही आंसर है वो आप लिखोगे, कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ आंसर्स आप लिखोगे। और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, प्रश्न पढ़ूंगी, आप लोग आंसर्स लिखोगे। उसके बाद हम लोग आंसरों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आंसरों की चर्चा करेंगे, और तब आप देखिए कितनों को 10 में से 10 मार्क मिले। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें अपना प्रश्न। चलिए, सब लोग ध्यान से बैठिए। ठीक है, और कोई किसी को दिखाएगा नहीं, और कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सब ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न, सब ध्यान से सुनिए, और कोई किसी को दिखाएगा नहीं, और कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ आप लोग ABC लिखना काफी है। ठीक है, पहला प्रश्न, इसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? इसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, A, B इंटरनेट, C वायुयान। इसमें से कौन सा है जो हम लोग संदेश संचार, आपको पता है हमने बात किया था पिछले बार, संचार का साधन नहीं है? चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा यान चंद्रमा पर छोड़ा गया था? कौन सा यान चंद्रमा पर छोड़ा गया था? A जलयान, B वायुयान, C चंद्रयान। इसमें से किस यान को हम लोग चंद्रमा पर छोड़ा गया था? कौन सा यान चंद्रमा पर छोड़ा गया?
अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, एजुसैट, ठीक है, एजुसैट नाम का उपग्रह किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है? एजुसैट नाम का उपग्रह किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है? हमने कौन से क्षेत्र में ये इस्तेमाल किया? ए चिकित्सा के क्षेत्र में, बी उद्योग के क्षेत्र में, सी शिक्षा के क्षेत्र में। एजुसेट नाम का उपग्रह किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है? किस क्षेत्र में हमने इसका इस्तेमाल किया था? चिकित्सा के क्षेत्र में ए, बी उद्योग के क्षेत्र में, सी शिक्षा के क्षेत्र में। जो उत्तर है ए बी सी लिखना काफी है, ठीक है। नंबर लिखिए 3 और कौन सा उत्तर सही है वो आप लिखिए। चलिए अब अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, चौथा प्रश्न देखिए, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर आदि हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर आदि हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ए भोजन बनाने के लिए, बी संचार भेजने के लिए, सी कृषि के क्षेत्र में। विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर आदि हम किस क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ए भोजन बनाने के लिए, बी संचार भेजने के लिए, सी कृषि के क्षेत्र में। उत्तर जल्दी से लिखिए। चलिए बच्चों अगला देखिए, पांचवा, चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक, चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक क्यों इस्तेमाल करते हैं? ए शरीर के बाहर सतहों पर सूक्ष्म जीवों, रोगाणुओं के विकास को रोकने के लिए, शरीर के बाहर सतहों पर सूक्ष्म जीवों और रोगाणुओं के विकास को रोकने के लिए, बी शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, सी शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों और रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों और रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो उसमें से कौन सा सही है आप उत्तर लिखिए। चलिए पांचवा हमने देख लिया, अब छठा देखिए, सिक्स देखिए, पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, इस बल को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, इस बल को हम क्या कहते हैं? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी आकर्षण बल, सी ग्रहण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ए, बी आकर्षण बल, सी ग्रहण बल। जो सही है वो लिखिए और कोई भी किसी को दिखाएगा नहीं। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखिए कि रक्षा, देखिए रक्षा के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन कौन से हैं? परंपरागत तरीके के साधन कौन से हैं इसमें से? बंदूक ए, बी मिसाइल, सी तलवार। जो परंपरागत उपयोग में हम लोग करते थे वो कौन सा है? बंदूक, मिसाइल, तलवार। आठवां देखिए बच्चों, विज्ञान से मनुष्य को जहां सुविधाएं प्राप्त हुई है वही इसके दुरुपयोग से डैश उत्पन्न हुई है। विज्ञान से मनुष्य को जहां सुविधाएं प्राप्त हुई है वही इसके दुरुपयोग से डैश उत्पन्न हुई है। ए हल,
बी समस्याएं, सी सुधार। इसमें से क्या उस डैश में आप लिखोगे? ए हल, बी समस्याएं, सी सुधार। नौवा देखिए, इसमें से किसको किसान का मित्र कहा जाता है? इसमें से किसको किसान का मित्र कहा जाता है? ए खरगोश, बी बिल्ली, सी केंचुआ। किसको किसान का मित्र कहा जाता है? खरगोश ए, बी बिल्ली, सी केंचुआ। चलिए अब 10वां देखिए, ई पाठशाला से आप क्या समझते हो? ई पाठशाला से आप क्या समझते हो? ए, एक वेबसाइट जिसमें छात्रों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में शिक्षा प्रदान करता है। क्या है? ए, एक वेबसाइट जिसमें छात्रों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में शिक्षा प्रदान करता है। बी क्या है? एक वेबसाइट जिसमें किसानों को कृषि संबंधित जानकारी मिलती है। और सी है एक वेबसाइट जहां चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जाती है। तो लिखिए उत्तर सही कौन सा है? मुझे उम्मीद है आप सबने उत्तर लिखा होगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10वां लिखिए, 10th, और उसमें से ए बी सी जो सही उत्तर है वही लिखिए। अब हम लोग उत्तर बोलेंगे एक साथ, आप लोग ऑन करके बोल सकते हो। मैं एक एक प्रश्न पूछूंगी और जो सही है सिर्फ उसी को आप टिक करोगे, ठीक है? उसी में आप सही मार्क लगाओगे और आप अपना अध्यापक को दिखाओगे, ठीक है? और कितने मार्क मिले वो लोग आप हमें बताओगे, ठीक है मेरे बच्चों? आप लोग बोल सकते हो। सबसे पहला प्रश्न, इसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? बोलिए, टेलीफोन, इंटरनेट, वायुयान। आप अपना माइक खोल के बोल सकते हो, बोलिए। इसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? वायुयान। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वायुयान। क्या है उत्तर? सी, वायुयान। तो जिन्होंने सही उत्तर बोला उसमें टिक लगा दीजिए, वायुयान, बहुत अच्छे। और अध्यापक आप लोग भी देखिए अध्यापक जी कि वो बच्चे सही से टिक कर रहे हैं कि नहीं। वायुयान, बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा, दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा यान चंद्रमा पर छोड़ा गया? चंद्रयान। बहुत अच्छे, चंद्रयान, है ना? हमने कौन सा यान छोड़ा? चंद्रयान। जिन्होंने सही लिखा है उसमें एक दूसरा टिक कर दीजिए, एक सही उत्तर लगा दीजिए। हाँ, अब हम लोग जो है अगला पढ़ेंगे, तीसरा, एजुसेट नाम का उपग्रह किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया? शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन से क्षेत्र में है बच्चों? शिक्षा के क्षेत्र में। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी एकदम अच्छे से उत्तर दे रहे हो और मुझे उम्मीद है सभी ने सही लिखा होगा। तो सभी टिक कर दीजिए अपना तीसरा मार्क, शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत अच्छे। और देखिए चौथा क्वेश्चन, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर आदि हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाने के लिए। सारे स्कूल वाले सबसे आगे खड़े हैं, बहुत अच्छे। कंपोजिट स्कूल, सभी स्कूल वाले बोल रहे हैं और जो नहीं बोल रहे वो भी बोलेंगे, ठीक है? हमें देखना कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा उत्तर देता है। तो भोजन बनाने के लिए, बहुत अच्छे, उसमें टिक मार्क कर दीजिए आप अपना, ठीक है? भोजन बनाने के लिए। अब आप देखिए हमने पांचवा कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है? हमने पांचवा पढ़ा है, चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक क्यों इस्तेमाल करते हैं बच्चों? जीवाणु और रोगाणु को नष्ट करने के लिए। बहुत अच्छे खादीपुर, बहुत अच्छे। शरीर के
अंदर के सूक्ष्म जीवों और रोगाणुओं को हम लोग नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक, और एंटीसेप्टिक है जो बाहर के, है ना, हमने पिछली बार बोला था। बहुत अच्छा, अब 5 मार्क दे दी, 5वां भी टिक कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे, सारे स्कूल वाले बोल रहे हैं। अब देखिए 6वां प्रश्न, पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल। बोलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, हाँ मैंने सुन लिया, ठीक है, बहुत अच्छे। आप अपना उस उत्तर को भी सही कर दीजिए। अब देखिए 7वां, रक्षा के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन कौन से हैं? परंपरागत कौन सा है उत्तर बच्चों? मिसाइल है क्या परंपरागत? हम लोग जो परंपरागत पहले के जमाने में इस्तेमाल करते थे वो कौन सा है? ए बी सी? सी, वेरी गुड। क्या है सी? तलवार, है ना। मिसाइल सब अभी आधुनिक युग में आया है ना, लेकिन परंपरागत युग में तलवार। बहुत अच्छे। तो जिन्होंने सही लिखा है सिर्फ वही सही डालेंगे, ठीक है, जिन्होंने मिसाइल लिखा है वो लोग गलत डालेंगे। अब 8वां देखिए, विज्ञान से मनुष्य को जहाँ सुविधाएं प्राप्त हुई है वही उसके दुरुपयोग से क्या उत्पन्न हुई है? समस्याएं। बहुत अच्छा, बी बी बी, समस्याएं, ठीक है। क्या है उत्तर? समस्याएं। हमने आज अभी बताया इसके बारे में। समस्याएं। बहुत अच्छा, ठीक है मेरे बच्चों, आप उसको भी टिक कर दीजिए। अब 9वां प्रश्न देखिए, इसमें से किसको किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ, वेरी गुड। कौन सा है? ए बी सी? केचुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सारे स्कूल वाले एकदम होशियारी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। अब मेरे बच्चों 10वां प्रश्न बताइए, ई पाठशाला से आप क्या समझते हो? वेरी गुड। तो सभी बोलिए ए बी सी कौन सा सही है? ए, बहुत अच्छे। एक वेबसाइट जिसमें छात्रों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में शिक्षा प्रदान करता है। तो कितने लोगों को 10 में से 10 मिला? कितने बच्चों को 10 में से 10 मिला? हमने सभी को मिला, बहुत अच्छे। और जिन लोगों को नहीं मिला, अगली बार उन सबको 10 में से 10 मार्क चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे है। अभी सभी म्यूट कर लीजिए मेरे बच्चों, सभी ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। अभी हम लोग थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? थोड़ी सी ज्ञान के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर ले। हम लोग हर बार क्या करते हैं? ज्ञान के बारे में बात करते हैं ना, तो हम लोग अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप सब, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप सब गंगा मैया को पता है ना आपको? गंगा नदी भारत का क्या है? ठीक है मेरे बच्चों, आप देखिए, हम लोग गंगा नदी, आप एक नदी देख रहे हो ना, बह रही है यहाँ पर। देखिए हिमालय, देखिए बहुत बड़ा पर्वत है ना, हिमालय है। तो हम लोग आज गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गंगा नदी, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है ना, जो हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। हमारे भारत को कहाँ बांधती है? एक सूत्र में। और आप लोग जब ये देखोगे कि गंगा नदी, ये देखिए गंगा नदी कहाँ से बह रही है? देखिए हिमालय से होते हुए बह रही है। तो ये हमारे यहाँ देश में कहाँ पर है? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये देख रहे हो ना नीला रेखा, ये है हमारे गंगा जो बह रही है। तो ये हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होती हुई गंगा नदी बहती है, ठीक है। आप सबने नक्शा में देखा है ना। और ये भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरता है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना बांग्लादेश यहाँ पर, तो यह भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और हमें पता है कि हमारे ये काफी पवित्र नदी है गंगा नदी, है ना।
ये हमारे गंगा नदी क्या है, काफी पवित्र नदी है और ये काफी नामों से जाना जाता है। हम लोग इसे धार्मिक महत्व देते हैं और इसके कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जानवी, शुभ्रा, दन और किस तरह निकिता, भगीरथी, अलकनंदा, विष्णुपादी, है ना। और ये पवित्र नदी की दिव्यता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी भी हमें पता है ना कि जैसे कि हम लोग कोई भी गंगा जल ग्रहण कर ले, या जब हम लोग इस दुनिया से विदा हो रहे थे हमारे मुंह में थोड़ी सी गंगा जल डाल दे तो ये माना जाता है कि सब पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये पवित्र नदी हर तरह से हमारी एक सच्ची माँ है, ठीक है। और आपको पता है कि गंगा नदी की कहानी क्या है। आप अब सोचोगे ये गंगा नदी काफी पुरानी है, तो हम ये कहानी क्या है हल्का सा मैं बताती हूँ कि भगीरथ नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे और पहले गंगा नदी हमारे यहाँ पर नहीं बहती थी, ऐसे एक ऐतिहासिक कहानी है, ठीक है। ये स्वर्ग में बहती थी। और भगीरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा, जब उनके पूरे पूर्वजों को शाप, एक ऋषि ने शाप दिया था, तो उस शाप से मुक्ति के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, गंगा नदी को हमारे पृथ्वी पर लाना पड़ा। और इसलिए उन्होंने घोर तपस्या के बाद गंगा नदी को पृथ्वी पर अवतरित हुई, ठीक है। तभी स्वर्ग की नदी कहाँ पर आई, पृथ्वी पर। और क्या मान्यता है, क्या कहा जाता है कि भगीरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा ने घोर तपस्या के बाद ये गंगा नदी को हमारे कहाँ पर, हमारे धरती पर लेकर आए। जिस स्थान पर पवित्र नदी की उत्पत्ति हुई उसे वर्तमान समय में हम लोग क्या कहते हैं, गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से बच्चों, गंगोत्री। और नदी भगवान, हम ये मान्यता है कि भगवान शिव की जटा यानी बालों से उत्पन्न हुई, इसलिए इसे जटा शंकरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे जटा शंकरी भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, ये पवित्र गंगा में स्नान करने से हम लोग क्या बोलते हैं कि सभी पाप धुल जाते हैं। और भारतीय पुराण और साहित्य में भी सौंदर्य के कारण काफी महत्व है गंगा नदी का, ठीक है। और इससे हम लोग गंगा नदी को सभी वंदित करते हैं। और हमारे देश विदेश साहित्य में भी काफी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किया गया है। तो आप सिर्फ इतना समझिए, अभी हमारे पास समय की भी कमी है, कि गंगा नदी हमारे देश की एक पवित्र नदी है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपनी कक्षा समाप्त करते हैं बच्चों। तो आप लोग अगले कक्षा के लिए तैयार हो जाइए। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।